तो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में और आज का दिन भी आपका अच्छा गया होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो सेंचुरी बैच है इसके अंदर ये क्यों स्टार्ट किया हमने। तो मेरा लास्ट बैच जो था जून 2021 का है, जिसमें मैंने CSIR की प्रिपरेशंस करवाई हैं। ऑलमोस्ट हमने 9 यूनिट्स कंप्लीट करी है अकॉर्डिंग टू CSIR का सिलेबस। और उसमें जब मैंने वो बैच लिया था तो मैंने ये नोटिस किया है कि 110 क्लासेस में 9 यूनिट्स मैं करा सकता हूँ। पर्सनली मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं और किसी की बात नहीं करूँगा। तो मैं वो 100 क्लासेस के अंदर करवा सकता हूँ। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम सेंचुरी बैच लेके आए। तो सेंचुरी बैच का जो कंसेप्ट है वो ये है कि रैदर देन गोइंग फॉर 6 मंथ्स, अगर आप 6 महीने एक कोर्स को एक बार पढ़ते हो, जो कि मोस्टली कोचिंग्स करवाती हैं, जहाँ पे आप 6 महीने लगातार चीज़ों को पढ़ते हो और उसमें भी मोस्टली अराउंड 9-10 यूनिट वो करवाते हैं, बट आपको 6 महीने का एक कोर्स लेना पड़ता है, उसमें एक ही बार वो पढ़ाते हैं। तो हमने इसको ब्रेक करके ये कोशिश कर रहे हैं हम कि हम आपको 50 दिन में वो सब करवाएं जिसको 6 महीने का टाइम लगता है। तो इससे होगा क्या कि आप 6 महीने में 2-3 बार उस चीज़ को कर सकते हो, जो कि एक अच्छा साइन है स्टूडेंट का। अगर आप किसी चीज़ को 6 महीने में 2-3 बार करोगे तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू या फिर वो आपके मेमोरी के अंदर थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर रहेगा। आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो अगर आप 3 बार रिवीजन करके जाओगे तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे, रेदर देन आप एक बार रिवीजन करके जाओगे तो एग्ज़ाम दोगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम एक 6 महीने के बैच में 2 बार आपको 50-50 दिन का कोर्स दें, जिसमें आपका 2 बार 9 यूनिट्स जो हैं कंप्लीट हो जाएंगी, जो कि एक फ़ायदे का सौदा है। और दूसरी रही बात प्राइसेस की, तो प्राइसेस हमारे यहाँ पे अभी मैं लाइव क्लासेस फ्री रख रखी है मैंने। और ये लाइव क्लासेस की अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए, जैसे अपन क्लास वगैरह लेंगे, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी नीड पड़ेगी। अगर आप लाइव क्लास अच्छे से अटेंड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप वो चीज़ में कोप अप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको रिकॉर्डिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। और रिकॉर्डिंग्स फ्री नहीं है। अगर आपको रिकॉर्डिंग्स लेनी है और इस बैच में सीट फिक्स करनी है अपनी, तो आपको 1500 अमाउंट पे करना पड़ेगा, जिससे आपको जो भी क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बाई चांस आप किसी दिन लाइव क्लास मिस करते हैं तो भी आप उसको बाद में देख सकते हैं। ओके। और उसके अलावा जो भी मतलब हमारी तरफ से जो भी हो सकेगा हम उसके अंदर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो फीस भी इसकी 1500 है और 50 दिन में हम 100 लेक्चर लेंगे। उन 100 लेक्चर के अंदर मैं आपको ऑलमोस्ट 9 यूनिट्स करवाऊंगा, मतलब इतना कि आप एग्ज़ाम में 120 से ज़्यादा स्कोर कर सकें। आपको इस तरीके से ट्रेन किया जाएगा। दूसरी बात, हमारा जो स्ट्रेटजी होती है वो हमेशा ये होती है कि हम एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। बेसिक मतलब 11th-12th, क्योंकि जब आप BSc MSc करते हैं तो आप एक चीज़ नोटिस ज़रूर करते हैं कि आप लोग कॉलेज में इतना अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। आप लोगों को लगता है कि अपन को कोई ना कोई चीज़ नहीं आती है, और वो सारा जो मैटर होता है वो जो आपके बेसिक लेवल की एजुकेशन होती है, 11th-12th होगी, BSc लेवल की होगी, वहाँ पे आप कम पढ़े थे, इतना ध्यान नहीं दिया था, तो इस वजह से वो जो कमी रहती है वो आपको मिलती है। हम यहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि हम एकदम बेसिक से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपना लेवल जो है इंक्रीज़ करते जाएं। इससे होगा क्या कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने BSc में पढ़ा नहीं पढ़ा कोई मतलब नहीं है, MSc में पढ़ा कोई मतलब नहीं है उसका। आप यहाँ से अगर शुरू कर रहे हो तो आप सबको आगे लेके जाओगे। तो आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे आज बायोकेमिस्ट्री की बात करूँ मैं, तो अपन एटम से शुरू करेंगे। एटम जो कि आप 6-7th में पढ़ते हैं, तो एटम से अपन शुरू करेंगे और फाइनल एंड में अपन न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म तक उसको लेके जाएंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है। और बाइलिंगुअल CSIR ऑलरेडी एक बैच ले चुका है, CSIR UGC नेट का। अगर आपको इसकी रिकॉर्डिंग्स भी चाहिए तो वो एक अलग चीज़ है, वो आप पर्सनली बात कर सकते हैं मेरे से। और ऐप है अपनी, ऐप के अंदर आपको कंटेंट मिल जाएगा। अगर आप पेड कस्टमर हैं तो, अगर आप फ्री हैं तो आपको सिर्फ लाइव क्लासेस फ्री मिलेंगी, जो कि अभी चल रही है। तो पहली बात तो ये कि ओके, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं आप, तो अभी आप लोगों में से कौन कौन क्या कर रहा है?
तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, या पीएचडी कर रहे हैं, या फिर ड्रॉप करके प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या चीज़ आपकी चल रही है अभी, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, मतलब चैट सेक्शन में आप मेरे को बताएं, तो अपना एक इंटरेक्शन स्टार्ट हो। ओके, बीएससी बॉटनी स्मिता, ओके। ओके अपूर्वा श्याम, यू हैव जॉइंड प्रोजेक्ट इन BHU, ओके। Okay, you have completed your MSc project, MSc Biotechnology second year, MSc Botany, okay. Job, okay, Neha, job, PhD in Zoology, MSc completed, now preparing for SETNET, okay Sheikh. MSc Micro B.Ed, okay, B.Ed के भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। ओके, एमएससी बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बीएड हो गए काफ़ी लोग। ओके, लाइफ साइंसेस भी हैं, ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ सीनियर लेक्चरर, ओ अविनाश, वेरी वेरी गुड। सो वी हैव सम experienced faculty also. Integrated MSc Biotech, okay. So integrated is MSc PhD or it is BSc MSc integrated? ओके, बीएससी कंप्लीटेड एंड नाउ, यस दैट इज़ अ गुड टाइम। यस पूनम, जो लोग बीएससी करके ही तैयारी करने लग जाते हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है CSIR में, और प्लस उनकी एमएससी भी अच्छे से निकलती है, क्योंकि आप काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पे एमएससी लेवल की पढ़ते हैं। ओके, बीएससी एमएससी, ओके, एमएससी इन जीनोमिक साइंसेस, ओके, दैट इज़ नाइस। तो मोस्टली आप लोग जो हैं बीएससी में बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन तीन में, मोस्टली माइक्रोबायोलॉजी, इनके अंदर आप कहीं ना कहीं हैं सारे, ओके ओके। ओके ओके, you have done MSc in biotechnology and you are now pursuing B.Ed, okay, MSc, ओके ओके। तो जो मैं चीज़ देख पा रहा हूँ वो ये है कि आप मोस्टली लोग एमएससी में हैं, और मैं जो यहाँ पे चीज़ें पढ़ाऊँगा वो आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपने जो एक छोटा सा करियर है उसमें देखी होंगी, कहीं ना कहीं आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी, आपने ऑलमोस्ट CSIR की तैयारी सबने करी होगी कहीं ना कहीं से। तो यहाँ पे मतलब मेरी तरफ से मैं मानता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा जहाँ से आप पहले पढ़ के आए हैं और आज अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा, और जो कि हमारे हिसाब से अच्छी चीज़ है। हम उसको इम्प्रूव ही करना चाहते हैं और हर चीज़ को तरीके से लेना हम चाहते हैं। तो आज की जो क्लास है वो मेनली इंट्रोडक्शन क्लास है गाइस, इसमें अपन कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, ओके, जस्ट एन इंट्रोडक्शन क्लास। आज पढ़ेंगे नहीं अपन, ये इसलिए क्लास ली मैंने जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए क्लास में एंटर कैसे करना है, माइक वगैरह कैसे सेट करना है, और किस तरीके से ये क्लासेस चलेंगी और क्या रहेगा सीन इनका। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो कि भाई कोई भी डाउट हो XYZ, पर्सनल, सोशल, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, कोचिंग से रिलेटेड, CSIR से रिलेटेड, तो वो आप पूछ सकते हो अभी, ओके। ये एक इंटरेक्शन क्लास है क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। मेरे को पता होना चाहिए आपके बारे में कि आप कौन हैं, कहाँ से पढ़ते हैं आप, और ये मेरी आदत है कि हर स्टूडेंट को मैं पर्सनली जानता हूँ, जिससे कि मैं उनको एक पर्सनल लेवल पे बता सकूँ कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, ओके। तो जो आप कह सकते हो कि एज अ, जैसे आप थेरेपिस्ट के पास जाते हो या फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो तो आप उसको अपनी बातें बताते हो, फिर आपको वो अपने बातों के हिसाब से कुछ यूनिक आइडियाज़ देता है जिससे आप अच्छा कर सको लाइफ में। तो सेम चीज़ यहाँ पे है गाइस, आपको हेजिटेट नहीं करना है कि मैं ये चीज़ पूछूं या नहीं पूछूं, भले ही वो बात एकदम बच्चों जैसी हो या एकदम बुजुर्गों जैसी हो, आपको पूछ लेनी चाहिए। मेरे से जितना आप चीज़ों को छुपाओगे उतना वो नुकसान देगा। तो एकदम फ्रेंडली रहना, प्रोफेशनलिज्म थोड़ा बहुत जो है मेरी तरफ से रहता है, ठीक है। बाकी आप सब दोस्तों की तरह हो, आप लोग जब चाहे जब फ़ोन पे बात कर सकते हैं,
जब चाहें तब आप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट कैसा भी इशू हो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। इसमें आपको फुल फ्रीडम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग फाइनेंशियली बहुत वीक हैं तो भी हमारी कोचिंग फ्री सर्विसेज भी देती है, ऐसी बात नहीं है, हम फ्री कोचिंग भी देते हैं, बट जायज़ है कि उसके लिए आपके पास में एक सॉलिड प्रूफ होना चाहिए। ओके, और हमारी प्राइसेस इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सको, ये बहुत मिनिमलिस्टिक है, जो कि हमें भी जो है सर्विसेज देने में चाहिए होती है। ओके, मधुमिता इज सेइंग कि स्टैंडर्ड बुक्स इज़ गुड फॉर प्रिपरेशन और कंप्लीट बुक इज़ गुड। देखो मधुमिता, स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं आपकी, जैसे मैं बायोकेमिस्ट्री की बताऊं तो लेनिंजर इज़ द वन यू शुड प्रेफर। लेनिंजर आपको प्रेफर करनी चाहिए। जैसे मैं आज यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ तो आप घर पे जाके लेनिंजर खोल के पढ़ोगे कि क्या मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैं मोस्टली लेनिंजर से पढ़ाता हूँ। आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा लेनिंजर भी ईजी है। अगर आपको लेनिंजर हार्ड लग रही थी तो वो मेरे लेक्चर्स के बाद नहीं लगेगी, क्योंकि आपको मोस्टली चीज़ें लेनिंजर से मिलेगी। ओके, और स्टैंडर्ड बुक्स प्रेफर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप CSIR की तैयारी कर रहे हैं तो। मेरी बात ध्यान से सुनना आप। स्टैंडर्ड बुक्स, मैं हर यूनिट की स्टैंडर्ड बुक आपको बताऊंगा, वही बुक आपको प्रेफर करनी है, उसको पढ़ना है। आपको नोट्स बना रहे हो अच्छी बात है, उसके अलावा आपको बुक भी पढ़नी है। अगर आप बुक नहीं पढ़ोगे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं मिलेगा तो CSIR में सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, बायोकेमिस्ट्री की लेनिंजर है, और बाकी धीरे धीरे आपको पता लग जाएगी। अगर आपको और ज़्यादा बुक्स चाहिए, हर यूनिट की जो स्टैंडर्ड बुक मेरी तरफ से रहती है, जो मैं प्रीफर करता हूँ, वो मैंने वेबसाइट पे डाल रखी है bilingualcsir.com। वहाँ पे जाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ई बुक्स का, या फिर आप एक काम करना bilingualcsir.com/ebooks, तो आपको वो पेज मिल जाएगा। उस पेज में हर यूनिट की बुक है, यूनिट 1 की बुक है, यूनिट 2 की, 3 की, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। पेमेंट लिंक फॉर क्लासेस, ये आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या फिर पर्सनली पूछ सकते हैं। ओके, गेट बायोटेक्नोलॉजी, देखो मैंने गेट बायोटेक्नोलॉजी 2-3 बार निकाला है एंड आई थिंक बहुत इजी एग्ज़ाम होता है। गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए बेस्ट बुक जो है पाथफाइंडर की मैं बोलता हूँ, पाथफाइंडर के बाहर कुछ नहीं आता। ड्यूरेशन ऑफ क्लास, ईच क्लास विल बी ऑफ 1.5 आवर्स। 1 घंटे 30 मिनट की क्लास होगी, अच्छे से करेंगे, उसमें पढ़ेंगे अपन, और उसकी रिकॉर्डिंग मैं एज सून एज पॉसिबल डाल दूंगा क्लास होने के बाद में, वो भी आप देख सकते हैं। टाइमिंग 2 क्लासेस होंगी एक दिन में, एक होगी शाम को 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक, और दूसरी क्लास होगी रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक। नहीं बलराम, अभी बायोटेक का कोई बैच नहीं है, बट आप अगर CSIR का मैटर पढ़ के जा रहे हो तो गेट आराम से निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैन वी क्रैक CSIR इन 3 months? ऑब्वियसली यू कैन क्रैक CSIR इन 3 months। देखो 3 महीने का मतलब हो गया, आई थिंक 90 कुछ डेज़ हो गए, तो 90 डेज़ आर इनफ। बट ये है कि आप उन 3 महीने एकदम डिटरमाइंड हैं, आप कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं ले रहे हैं लाइफ में, आप कोई भी फंक्शंस अटेंड नहीं कर रहे हैं, आप ना कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं बर्थडे उड्डे का, आप बस कमिटेड हैं पढ़ाई के, और आप एक दिन में कम से कम 10 घंटे अगर पढ़ रहे हैं 3 महीने तक लगातार, तो डेफिनेटली CSIR निकल जाएगा। और 10 घंटे कोई ज़्यादा नहीं होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि एक दिन में अगर आप 9-10 घंटे नहीं पढ़ रहे हो तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप CSIR की तैयारी नहीं कर रहे हो, ये चीज़ ध्यान रखना। BHU JNU DU की MSc बॉटनी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो। देखो पेपर मैंने नहीं देखा है, बट अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और वो पेपर से रिलेटेड है, या फिर आप यूँ देखो कि आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो उसका सिलेबस उठाना और CSIR का उठाना, दोनों का सिलेबस मैच करना। अगर वो मैच कर रहा है तो आप सही जगह पे हो, नहीं कर रहा है तो फिर आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। ओके, आज से मैं स्टार्ट करूँ? यस, ओके, थोड़ा बहुत करेंगे अपन शेक, थोड़ा बहुत करेंगे। ओके, तो देखो सिलेबस मैच करना आपका काम है। आप अगर गेट B के लिए आए हैं,
आप एमएससी एंट्रेंसेस के लिए आए हैं या किसी के लिए आए हैं, आपको सिलेबस देखना पड़ेगा। रही बात गेट बायोटेक्नोलॉजी की, गेट बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस और सीएसआईआर का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। आप अगर सीएसआईआर की तैयारी करते हो तो गेट आपका बिना दिक्कत के निकल जाएगा। पाथफाइंडर कौन से पब्लिशर का? नहीं, पाथफाइंडर खुद पब्लिशर है। पाथफाइंडर में गेट बायोटेक्नोलॉजी करके आई थिंक बायोटेक्नोलॉजी करके बुक आती है, वो अच्छी होगा। आप मेरे से पर्सनली पूछे ना, मैं आपको शायद देख के दे दूंगा। ओके, गेट की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। अगर आप सीएसआईआर की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ प्रीफर स्टैंडर्ड बुक्स, ये छोटी मोटी बुक्स से काम नहीं चलेगा। CSIR and UGC syllabus is almost same for SAT and NET. यस शेख, यस आप कह सकते हैं ये चीज़, क्योंकि CSIR जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी आपने देखा होगा CSIR UGC NET लिखा होता है। तो यहाँ पे ये जो एग्ज़ाम होता है CSIR और UGC कंबाइंड करवाते हैं। कट ऑफ में भी एक तो CSIR की JRF होती है, एक UGC की JRF होती है। ओके, और एक एग्ज़ाम होता है जो सिर्फ UGC करवाता है, जो आई थिंक CBSE NET जो होता है, जिसके अंदर आप सब्जेक्ट वाइज चीज़ें ले सकते हो। ओके, लाइफ साइंस के लिए कौन सी बेस्ट बुक्स हैं? DKS जो भी आपका नाम है, हर यूनिट की एक स्टैंडर्ड बुक है जो आपको प्रेफर करनी चाहिए। ओके, कोई एक बुक फिक्स नहीं है, और जो मैटर आप कोचिंग वगैरह के देखते हो वो मोस्टली स्टैंडर्ड बुक से लिए हुए होते हैं। तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप एक सच्चे और ईमानदार तरीके से तैयारी कर रहे हो तो आप फालतू की बुक्स की बजाय ऑलवेज़ फॉरेन ऑथर्स की बुक को ही प्रेफर करेंगे। अगर आप वो चीज़ कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट मिलेगा, खुद के अंदर भी, एग्ज़ाम में भी और कॉलेज में भी। अब आप मोस्टली लोग कॉलेज जा रहे हो, आपको लाइब्रेरी है आपके पास में बुक रहेंगी, आप इशू करा के उनको पढ़ सकते हो। ओके, तो इस टाइम का आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। क्लासेस तो सिर्फ 3 घंटे होगी पूरे दिन में, बाकी टाइम आप क्या करोगे? तो उसमें आप स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ो, जो टॉपिक यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसी टॉपिक को बुक्स में जाके पढ़ो, तो आपको पता लगेगा कि अपन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जो भी एक्स्ट्रा होगा वो भी आपको याद रहेगा। ओके गाइज, एनी मोर डाउट्स किसी को? नो? ओके, यस गाइज प्लीज़ रिस्पॉन्ड। ऐसे आप बोलोगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, फिर मेरे को भी नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा। सिलेबस पैटर्न कैसा रहता है क्वेश्चंस का? ओके, देखो जो मैं 9 यूनिट्स करवा रहा हूँ उनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा मतलब 200 नंबर के पेपर में 150 नंबर के क्वेश्चंस इन्हीं 9 यूनिट से आते हैं। बाकी 50 नंबर के क्वेश्चन जो है वो रिमेनिंग 3 यूनिट से आते हैं। ओके, इज DKS, व्हाट इज योर नेम? दिलीप कुमार। ओके गाइस, तो अपना पहला टॉपिक जो है वो पहली यूनिट है CSIR की, जिसका नाम है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंट्रैक्शंस इन बायोलॉजी, जिसको अपन आम भाषा में बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। तो सबसे पहली बात कि बायोकेमिस्ट्री जो है स्टूडेंट्स की मायने में देखा जाए तो सबसे टफ सब्जेक्ट मानते हैं। तो क्या आप लोगों में वैसे भी इतने कोई है जिनको बायोकेमिस्ट्री सबसे हार्ड लगता है और जो CSIR
अगर आपने पहले दिए हैं तो आप उनमें छोड़ के गए हैं बायोकेमिस्ट्री को, ऐसे लोग हैं कई। यस गाइस, एनीवन जो बायोकेमिस्ट्री से डरता हो, उसको टफ लगती हो और वो हमेशा छोड़ के जाता हो एग्ज़ाम में। ओके, बायोकेमिस्ट्री इज़ हार्ड फॉर यू, ओके इट इज़ टफ, ओके। और मैंने एक और चीज़ नोटिस करी थी कि आप में से कोई भी एमएससी बायोकेमिस्ट्री से नहीं है, एंड आई होप कोई एक दो होगा। बहुत डिफ़िकल्ट है, ओके ओके ओके। तो देखो मैं बता दूं आपको कि बायोकेमिस्ट्री ही सबसे इजी यूनिट है पूरे CSIR के सिलेबस में, बाकी सब हार्ड है। और जब आप 50 दिन के बाद निकलोगे यहाँ से तो आप भी यही चीज़ कहोगे कि बायोकेमिस्ट्री ही सबसे इजी थी, उसके बाद सब हार्ड हो गया था। और वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बायोकेमिस्ट्री जो है, मतलब यूनिट 1, 2 एंड 3, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी एंड फंडामेंटल प्रोसेस, ये आपके पूरे CSIR सिलेबस का बेस तैयार करती हैं। अगर आपने ये तीनों यूनिट्स करी हैं तो आप आगे के यूनिट्स को और अच्छे से कर सकते हो। अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। रही बात बायोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस की, वेटेज की, तो मैं बात बता दूं आपको। यस शेख, आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि बायोकेमिस्ट्री के पार्ट C की मैं बात कर रहा हूँ। पार्ट C में आपको 25 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 75 CSIR में, और जिनका वेटेज होता है 100 मार्क्स। कट ऑफ कितनी जाती है CSIR की? 120। 120 से कम मत लेके आना, फेल हो। 120 जाती है, 100 आपके कहाँ से लाने हैं? पार्ट C में से। कितने करने हैं? 25 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 75। सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है पार्ट C। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 25 में से 25 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपको 24 भी नहीं करने हैं, आपको 23 भी नहीं करने हैं, आपको 22 भी नहीं करने हैं। 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं पार्ट C में, अगर आपको CSIR निकालना है तो। ओके, मार्जिन ऑफ एरर कितना हो सकता है? मार्जिन ऑफ एरर इज 3। 3 से ज़्यादा क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते हैं पार्ट C में। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका स्कोर 85 हो जाता है। इससे कम करोगे तो फिर नॉट क्वालिफाइंग। तो 3 क्वेश्चन अगर आप 25 अटैम्प्ट करते हो तो 3 में आप सिली मिस्टेक कर सकते हो, अलाउड है। 3 से ज़्यादा में सिली मिस्टेक करी तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। रही बात बायोकेमिस्ट्री की, बायोकेमिस्ट्री के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर के हो गए ये? 20 से 28 नंबर के क्वेश्चंस आपके सिर्फ बायोकेमिस्ट्री से आते हैं। ओके, अगर मैं यूनिट्स का देखो, फर्स्ट यूनिट बायोकेमिस्ट्री है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो मैं कराऊंगा मैं वो बता रहा हूँ, 6th एंड देन 8th, 10th एंड 13th, ये यूनिट मैं करवाऊंगा। अगर आप बायोकेमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन खींच पा रहे हो, अगर आप सेकेंड यूनिट से 2 क्वेश्चन खींच पा रहे हो, अगर आप थर्ड यूनिट से 2 क्वेश्चन खींच पा रहे हो, इससे आप 2, इससे आपको 3 लेने हैं। 6th यूनिट से भी आपको 3 करने हैं, 8 से आप 4 करोगे, इससे भी आप 4 करोगे और इससे आप 3 करोगे। कितने हो गए टोटल क्वेश्चंस? 3, 26 हो गए। कितने करने हैं? 25 ही करने हैं। कहाँ से कट करोगे? देखो, सबसे हार्ड यूनिट मैं बता दूँ जहाँ से आपको कट करना चाहिए, वो है, आप कह सकते हो इसमें से 10th यूनिट जो कि इकोलॉजी है, उसमें आप 3 क्वेश्चंस भी करोगे तो चल जाएगा। तो अब आप देखो कि इतनी बड़ी जो यूनिट है उसको पढ़ने का तरीका क्या है कि उसमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन निकालने हैं। 3 क्वेश्चन निकालने हैं सिर्फ बायोकेमिस्ट्री। इतनी बड़ी पढ़ के जाओगे, उसमें से अगर आप 3 क्वेश्चन भी नहीं कर पाओ तो फिर आपने बायोकेमिस्ट्री फालतू में पढ़ी है, टाइम पास किया है। तो इस तरीके का सिंप्लीफिकेशन आप अपनी लाइफ में भी करो, प्लस अपनी प्रिपरेशंस में भी करो कि आप जो चीज़ टारगेट कर रहे हो उसको आप कितने सिंप्लीफाइड वे में देख रहे हो। क्या आपके मन में उसके लिए सिंप्लीफिकेशन है? क्या आपने उसको टुकड़ों में देखा है कभी? टुकड़ों में देखोगे तो वो चीज़ हार्ड नहीं लगेगी। ऐसे सोचोगे कि मेरे को CSIR निकालना है, पता नहीं कैसे होगा, तो वो डेफिनेटली आपको हार्ड लगेगा। पर आपको ये सोचना है कि मेरे को सिर्फ बायोकेमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन करने हैं। आपने क्या किया? 50 टॉपिक पढ़ लिए बायोकेमिस्ट्री के। 50 में से ऑब्वियसली 3 टॉपिक्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जिस पे क्वेश्चन भी आएगा और आपको वो आ रहे भी होंगे, क्वेश्चंस हो भी जाएंगे, तो आपका काम खत्म हो गया। फिर आप नेक्स्ट यूनिट पे आओ। तो ये जो बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं उनमें से आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन ही करने होते हैं। इस तरीके से आप जो है CSIR को ईजिली क्वालिफाई कर सकते हो। और मैं बता दूं आते कितने हैं, तो फर्स्ट यूनिट से कम 6 क्वेश्चन आते हैं, सेकेंड यूनिट से कम 5 क्वेश्चन आते हैं, थर्ड यूनिट से भी कम 6 क्वेश्चन आते हैं,
4th यूनिट से भी 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5th यूनिट से तो आप मान लो 9 क्वेश्चंस आते हैं, 6th यूनिट से ज़्यादा नहीं आते हैं, 5 क्वेश्चन मान लो आप, 8 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, 7 10th यूनिट से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं 7, और 13th यूनिट से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं अप्रॉक्सीमेटली 10। इज़ देयर एनी बुक टू प्रैक्टिस पार्ट सी क्वेश्चंस? देखो पार्ट सी प्रैक्टिस तो आप कहीं से भी कर सकते हो गरिमा, अनलिमिटेड सोर्स है आपका इंटरनेट के ऊपर पार्ट सी को प्रिपेयर करने के लिए। बट अल्टीमेटली आपको पार्ट सी के क्वेश्चन कब होंगे? जब आपको वो टॉपिक आता होगा तब आपको क्वेश्चंस होंगे। तो पहली चीज़ मैं ये बोलूँगा कि आप ये जो 50 दिन पढ़ रहे हो मेरे पास में, इसमें क्वेश्चंस नहीं करनी है, क्वेश्चंस अटैम्प्ट भी मत करना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस करने अभी जाओगे, जैसे आपने आज टॉपिक पढ़ा, आपने क्वेश्चन किया, आपसे हो जाएगा, बट आप यही चीज़ 10 दिन बाद करोगे तो नहीं होगी आपसे। क्यों? क्योंकि आपका रिवीजन अच्छा नहीं था। आज जो मैंने टॉपिक पढ़ाया, क्या आपको 10 दिन बाद भी वो चीज़ याद है? उसको बोलते हैं रिवीजन। अगर आप रिवीजन कर रहे थे कंटिन्यूसली तो 10 दिन बाद भी वो चीज़ आपको याद है, 15 दिन बाद भी मैं क्वेश्चन रखूँगा तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। पर आप क्या गलती करते हो? आपने आज टॉपिक पढ़ा, आपने आज ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, आपसे हो गया, आप खुश हो गए, अरे वाह निकल गया। वो चीज़ सबसे ज़्यादा गलत है एक स्टूडेंट के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चंस से पहले आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, फिर आपको क्वेश्चंस करने चाहिए। और प्रैक्टिस की रही बात, क्वेश्चंस हज़ारों हैं, 1000 जगह पे जाके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, अनलिमिटेड सोर्सेज हैं, उन पे मैं नहीं जा रहा हूँ, आपको सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान रखना है जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो ये चीज़ मैंने देखी थी, मैं पहले अनअकैडमी में पढ़ाता था, आप लोग वहाँ पे भी मेरे को देख सकते हो। तो मैंने वहाँ भी ये चीज़ नोटिस करी थी कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो थ्योरी पे पढ़ते कम थे, क्वेश्चन ज़्यादा करते थे। तो मैंने उनको ये चीज़ समझाई थी लास्ट में कि आप यही चीज़ गलत कर रहे हो, आपको पढ़ना ज़्यादा है और क्वेश्चन कम करने हैं, और क्वेश्चन करने भी हैं तो एंड वक्त पे करने हैं। एग्ज़ाम आ गया, 15 दिन बचे हैं, तो आपको सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, पढ़ना नहीं है। पढ़ाई हो गई, अब जितनी हो सकी वो हो गई, अब पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ CSIR के लिए, बाकी आगे भी अगर आप PhD करने जाओगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ में होने वाला सब्जेक्ट होता है बायोकेमिस्ट्री। इसके बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपको टिप्स पे बातें याद होनी चाहिए, तो आप किसी भी एक्सपेरिमेंट का लॉजिक निकाल सकते हो। अगर आपको बायोकेमिस्ट्री नहीं आती है तो आपके आधे एक्सपेरिमेंट्स ऊपर से जाएंगे, आपको लगेगा अपन कोई फ्रेंच पढ़ रहे हैं या पता नहीं क्या स्पेनिश पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हर स्टूडेंट को रिवीजन करना इम्पॉर्टेंट है। एक क्लास हो जाएगी तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले पूरा रिवीजन करके आओ। जैसे मान लो 10 दिन बाद मैं 11वीं क्लास ले रहा हूँ, तो 11वीं क्लास में जब आप बैठोगे तो आपको पिछली 10 क्लास का पूरा रिवीजन होना चाहिए, तो आपको 11वीं क्लास अच्छे से समझ में आएगी। ध्यान रखना, अच्छे से समझ में आएगी। और मैं बीच बीच में क्वेश्चंस पूछता हूँ जो पिछली क्लास के होते हैं, और वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो एकदम ठप पड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने रिवीजन नहीं किया होता है। और अगर आप बिना रिवीजन के आओगे तो बायोकेमिस्ट्री धीरे 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 ऊपर से जाने लगेगी, और एक टाइम आएगा जब वो पूरी ऊपर से चली जाएगी, फिर आपको लगेगा कि ये हार्ड हो गई है। बट रिवीजन कांस्टेंट रखना। ओके, प्रैक्टिस बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चंस की। अभी सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दो, जो पढ़ाया है उस कंसेप्ट को ग्रैस्प करो, दिमाग में डाल लो उसको परमानेंटली, बाद में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, यस पूनम, यस। तो शुरू करते हैं बायोकेमिस्ट्री गाइस। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं बायोकेमिस्ट्री को बोलूं तो उसमें होती है आपकी एटम्स। तो कोई भी बायोकेमिस्ट्री जो होती है उसमें केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको केमिस्ट्री आती है तो आप बायोलॉजी में घुस सकते हो, ठीक है। केमिस्ट्री आती है तो बायोलॉजी में घुस सकते हो। और केमिस्ट्री का सबसे बेसिक जो कंसेप्ट होता है वो होता है एटम। तो आप सबको पता होगा एटम क्या होता है। यस गाइस, क्या होता है एटम? कौन बताएगा एटम क्या होता है? यस गाइस, प्लीज रिस्पॉन्ड। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, ओके, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, ओके। तो आपने कहा स्मॉलेस्ट यूनिट, ओके।
नॉन डिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर। ओके, तो सृष्टि, इट इज़ नॉट नॉन डिविजिबल पार्ट ऑफ, नॉन डिविजिबल जो है ऐसा नहीं होता है। एटम डिविजिबल होता है 3 पार्ट्स के अंदर, मैं बताऊंगा आपको। यस, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, दैट इज़ राइट। तो आप किसी भी चीज़ के अंदर ढूंढोगे तो आपको एटम जरूर मिलेगा। आप खुद के अंदर देखो, दुनिया में देखो, हवा में देखो, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये एकदम सबसे छोटा, अगर आप घुस जाओ कि बस यहाँ से शुरू करना है तो वो एटम ही होगा। तो रही बात एटम की, तो यहाँ पे आप एक एटम का स्ट्रक्चर देख सकते हो। अगर आप एटम को फर्दर स्टडी करोगे, अगर आप उसको फर्दर डिवाइड करोगे तो आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। एक है इलेक्ट्रॉन्स, एक है न्यूट्रॉन्स और एक है प्रोटॉन्स। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो, जैसे नाम से पता लग रहा है आपको, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। प्रोटॉन्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? जिनका चार्ज होता है 0। तो ओवरऑल देखा जाए तो एटम क्या होता है? एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल, आई मीन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एटम। ओके, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब हो गया उसमें चार्ज जो है वो बैलेंस आउट होते हैं एंड दे कैंसिल ईच अदर एंड द इफेक्ट इज नलिफाइड। तो अगर मेरे को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम बनाना है तो क्या चीज़ का नंबर मेरे को सेम रखना पड़ेगा? किस चीज़ का नंबर मेरे को सेम रखना पड़ेगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज राइट। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर हैं तो वो चीज़ न्यूट्रल है। ये आपको समझ में आती है? ओके ओके, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। अब रही बात अपन एटम की बात करें, तो क्या एटम का कोई मास होता है? यस गाइस, एटम का कोई मास होता है? यस होता है। ओके, तो वो मास कहाँ से निकलता है? कैन यू टेल मी एनी फार्मूला, या फिर आप बता सकते हो इस डायग्राम में देख के कि मास कहाँ पे है? कहाँ से निकालूंगा मैं मास को? ओके, सो यू आर सेइंग प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके ओके, तो एक बेसिक कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो एटम जो होता है उसके सेंटर में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ये दोनों एकदम सेंटर में होते हैं और ये दोनों मिला के उस एटम का मास देते हैं। रही बात इलेक्ट्रॉन्स की, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। दीज आर योर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, घूमते रहते हैं 24 घंटे, वो उसके सराउंडिंग में घूमते रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं एक सर्कुलर मोशन में। तो इलेक्ट्रॉन्स की जगह फिक्स नहीं है, वो इतने हल्के होते हैं कि जब आप उनका वेट करते हो तो आप यूँ कह सकते हो कि दे आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 0 ग्राम्स या फिर 0 AMU। ओके, तो जब आप वेट देखोगे तो उनका ऑलमोस्ट 0 होता है, इसलिए वो एकदम ईजीली उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। और जो मेन जो मास होता है एटम का, वो दिया जाता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की हेल्प से। ओके, तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दे combinedly give the mass of the atom, while electrons they revolve around the nucleus, जो किस में पार्टिसिपेट करते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन में। ओके, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कोई रोल नहीं है, उनका सिर्फ मास के लिए रोल होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ओके, तो कुछ यहाँ पे टर्म्स लिखी हुई हैं। सबसे पहला एटम आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज़ है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? यस गाइस, एलिमेंट क्या होता है? ओके, एलिमेंट होता है। ओके, और कोई दूसरी छोटी मोटी भाषा में? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। यस, दैट इज़ राइट, ये मैटर का प्योरेस्ट फॉर्म होता है। तो आपने जो पीरियोडिक टेबल्स देखते हो आप, उस पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? एलिमेंट्स होते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, जितनी भी आपको याद है वो सब क्या होती है? एलिमेंट्स होते हैं। अब वो जो एलिमेंट्स हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 हाइड्रोजन है, इनके बाहर क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके बाहर भी क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करी है, बॉन्डिंग कर ली है।
तो आप इसको एलिमेंट कहोगे, आई मीन मॉलिक्यूल कहोगे, नॉट एलिमेंट। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और दूसरा हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, दोनों मिला के मॉलिक्यूल बन गए हैं, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन H2। अब बात करते हैं कंपाउंड की। सो कंपाउंड क्या होता है, जब दो डिफरेंट तरीके के एलिमेंट्स या फिर सेम तरीके के एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे HCl की बात करूँ तो ये एक कंपाउंड है। क्या ये हाइड्रोजन एक कंपाउंड है? यस, एलिमेंट कैन बी मेटल और नॉन मेटल, दैट इज राइट कोमल। क्या HCl, ओके ठीक, मैंने बोला HCl एक कंपाउंड है, क्या हाइड्रोजन एक कंपाउंड है? नो, दिस हाइड्रोजन H2, क्या H2 एक कंपाउंड है? ओके यस कुछ बोल रहे हैं, यस कुछ बोल रहे हैं नहीं। ओके तो हाइड्रोजन भी एक कंपाउंड है। सो ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स। सही है ये बात? Okay, any substance that cannot be decomposed into a simple substances by ordinary chemical processes. Yes, that is right. Yes, 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 yes. Yes, मधुमिता। तो कंपाउंड आपके सिंपल भी हो सकते हैं और आपके कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, मिक्स्ड भी हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों मिलेंगे तो कंपाउंड बना रहे हैं ये। ओके, ऐसी बात नहीं है, ये कंपाउंड बना रहे हैं। बट कंपाउंड HCl भी कंपाउंड होगा क्योंकि यहाँ भी दो जनों का इंटरेक्शन हो रहा है। बट हाँ, ये अपन जरूर कहेंगे कि मॉलिक्यूल्स जो होंगे, ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स बट ऑल कंपाउंड्स आर नॉट मॉलिक्यूल्स। इज इट राइट? यस गाइस, सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड हो सकते हैं बट सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल नहीं हो सकते हैं। क्या ये सही है बात? प्रोसेस करो दिमाग में इसको एक बार। यस, ओके ओके ओके, तो इसका मतलब आपको समझ आ गया है। ओके, रही बात चार्जेस की, आपको पता ही है चार्जेस अपन आगे देखेंगे, आयंस तब अपन पढ़ेंगे। AMU द एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर मैं मास की बात करूं तो प्रोटॉन्स का मास अप्रॉक्सीमेटली 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स में होता है। बट ग्राम्स में ये वैल्यू बहुत कम है, तो अपन इसको एक स्टैंडर्ड वे में देखते हैं जिसका नाम होता है AMU एटॉमिक मास यूनिट, जिसमें अपन इसको क्या कहेंगे, 1 कहेंगे। तो ये किसके रेफरेंस में ली जाती है? ये होती है कार्बन के रेफरेंस में। ओके, तो कार्बन को यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड माना गया है और उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे ये वैल्यूज़ दी गई है। तो अगर प्रोटॉन की मैं बात करूँ तो उसका 1 AMU मास होता है। अगर मैं न्यूट्रॉन्स की बात करूँ तो उसका 1 AMU मास होता है। बट मैं इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करूँ तो उसका ग्राम्स में भी बहुत कम होता है, -28। तो उसकी AMU में वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली अपन क्या बोलते हैं, 0 होगी। यस मधुमिता, यस दैट इज़ राइट। यस शेख, यस थोड़ी प्रैक्टिस छूटी हुई है मेरी, थोड़े दिनों से मैं क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, इसलिए फ्लो आ जाएगा धीरे धीरे। ओके, तो ये हो गई बात। अब अपन बात करते हैं अपने नाम सुना होगा कि आप जब एटॉमिक मास किसी का पढ़ते हो तो आप ये टर्म नोटिस करते हो, एवरेज एटॉमिक मास। पढ़ा होगा आप लोगों ने? यस कोमल, यस 1/12। तो एवरेज एटॉमिक मास आप ये चीज़ पढ़ते हो। जब आप यहाँ पे मास देखोगे बोरोन का तो 10.811। अगर आप कार्बन की मैं जो स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा था तो मैं उसमें क्या लिखता हूँ, 12 लिखता हूँ। पर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ये 12 नहीं होगी, ये कितनी होगी, 12 पॉइंट समथिंग समथिंग। यहाँ पे भी आप देख रहे हो इसका 10 नहीं है, इसका कितना है, 10.811। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये डिफरेंस पॉइंट्स में ये वैल्यू जो है ये इंटीजर फॉर्म में क्यों नहीं है, ये ऐसे डेसिमल में क्यों आ रही है वैल्यू? यस, कोई लॉजिक इसका?
आइसोटोप्स, ओके, आइसोटोप्स का क्या करूँ मैं? आइसोटोप्स की वजह से मेरे मास में डिफरेंस आ रहा है, एवरेज, ओके, दैट इज़ राइट। यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स है, ध्यान रखना, नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स है। जैसे बोरोन की अगर मैं बात करूँ तो बोरोन 11 में भी प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, और बोरोन 10 में भी प्रेजेंट है, बट 11 वाला कितना है, 80% के अप्रॉक्सीमेशन में है, 10 वाला कितना है, 20% के अप्रॉक्सीमेशन में। तो जब आप एवरेज निकालोगे 80% ऑफ 11 एंड 20% ऑफ 10, तो आपको वैल्यू मिलेगी 10.811। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास, किसका, ऑफ आइसोटोप्स विच आर नेचुरली अकरिंग इन द एनवायरनमेंट। ओके, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे यही बोरोन की बात करी हुई है, इसमें कोई देखने की चीज़ नहीं है। अब आते हैं अपन उस टर्म पे जो आपने बोली है, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स, यहाँ ये 3 आइसोटोप्स के एग्जाम्पल हैं हाइड्रोजन के अंदर। तो आप क्या चीज़ नोटिस करोगे कि नीचे वाली वैल्यू सबकी सेम है, और नीचे वाली वैल्यू किस चीज़ को डिनोट करती है गाइस? ये 1 जो है यहाँ पे, ये किस चीज़ को डिनोट करता है? नंबर को, ओके, किसका नंबर? एटॉमिक नंबर को, ओके। तो अगर आप टेक्निकल टर्म्स में बोलोगे, एक सेकेंड, अगर आप टेक्निकल टर्म्स में बोलोगे तो आप क्या कहोगे? इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे, जिसको अपन Z बोलते हैं, तो X कोई भी एलिमेंट हो उसका Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसको आप एटॉमिक नंबर भी कहते हो। ओके, व्हाट अबाउट दिस A? ये ऊपर वाले क्या है? ये क्या है आपका? एटॉमिक, आई मीन यस, एटॉमिक मास। ओके, तो एटॉमिक मास जो मैंने बताया था आपको कि कोई भी एटम का मास जो है वो कौन डोनेट करता है? इट इज डोनेटेड बाय प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। यस, ओके। तो अब आप चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे, अच्छा, कोई भी एलिमेंट जो है, इसमें हाइड्रोजन में मान लो मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है मेरे कितने हैं, 1, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे मेरे यहाँ पे? इसमें कितने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? 0, दैट इज राइट। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो अगर आपके ऊपर भी 1 आ रहा है, नीचे भी 1 आ रहा है, दैट मीन्स ये नंबर ऑफ क्या है, प्रोटॉन्स हैं, और यही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं जो नीचे दिए हुए हैं। तो रिमेनिंग जो है आपके न्यूट्रॉन्स है, जो कि इसमें नहीं है। इसमें आप देखोगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो 1 मिलेगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने मिलेंगे आपको? 1। और यहाँ पे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपका 1 है, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 2। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में चेंज आता है, कॉन्स्टेंटली चेंज होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का नंबर, तो वो होते हैं आपके आइसोटोप्स। पढ़ रखा होगा आपने बचपन से, बट आज आपको एक्चुअल रीज़न पता लगा होगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसका असली कारण होता है। ओके गाइज, ये क्लियर है सभी को? यस, ओके। क्वेश्चन भी आया था CSIR में, आप लोगों ने देखा भी होगा कि उन्होंने एग्जांपल दिया था कि प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम के अंदर कौन सी चीज़ में डिफरेंस होता है? तो किस में होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में, इसलिए होता है। तो इतना आपको बेसिक नॉलेज आना चाहिए। अब अपन बात कर रहे हैं कि आइसोटोप्स का यूज़ क्या होता है। एक लाइफ साइंस के स्टूडेंट होकर आपको इसका यूज़ पता होना चाहिए। तो बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, या फिर मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, उन सब की रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। तो आप उनको अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट जो है 60 वाला आइसोटोप जो है, उसका रेडिएशन थेरेपी, मोस्टली कैंसर के अंदर जब रेडिएशन थेरेपीज़ करवाते हैं अपन, उसमें वो कोबाल्ट की रेस का यूज़ करते हैं। आयोडीन, ये ब्रेन ट्यूमर को लोकेट करता है, कार्डियक, लिवर, थायराइड एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए अपन आयोडीन का यूज़ करते हैं। कार्बन 14 सुना होगा आप लोगों ने, पढ़ा भी होगा। कार्बन डेटिंग नाम एक होता है, कार्बन डेटिंग बोलते हैं जिसको। तो कार्बन डेटिंग में अपन इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप
देख सकते हो कि कार्बन 14 जो है कार्बन डेटिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड सब्सटेंसेस। तो आर्कियोलॉजी, जैसे आपने देखा होगा कि रिसेंटली डायनासोर्स का कोई स्पीशीज़ मिला था इनको चाइना के अंदर, तो वो उनको कैसे पता लगा कि ये 120 मिलियन साल पुराना है? उसकी एज वो लिख के थोड़ी गया था कि मैं आज मर रहा हूँ ऐसा। यस, तो वो सब जो है कार्बन डेटिंग की हेल्प से उसकी एज पता लगाते हैं, कितना पुराना है वो, कहाँ से है वो, उसका ओरिजिन क्या है, वो सब। और दूसरी चीज़, अपन कार्बन 14 का फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स देखने के लिए भी काम करते हैं। तो आपने क्वेश्चंस देखे होंगे इसके, CSIR में काफ़ी क्वेश्चंस कॉमन होते हैं कि मैंने कार्बन 14 दिया है एक प्लांट को CO2 के अंदर, और एक मैंने CO2 दी है नॉर्मल जो 12 आइसोटोप की है। तो क्योंकि कार्बन 14 हैवी होता है तो वो आपको ईजी टू डिटेक्ट होता है पाथवेज के अंदर। तो आप बता सकते हो कि ये कार्बन 14 जो है किधर की तरफ से जा रहा है, क्या प्रोसेस के अंदर वो यूटिलाइज हो रहा है। तो आप बता सकते हो कि CO2 जो है उसका रोल ये होता है प्लांट के अंदर। तो इस तरीके से अपन बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। फिर कार्बन 11 जो है ये मोस्टली आपके ग्लूकोज को मॉनिटर करने के लिए या फिर पेट स्कैन जो होते हैं उनके अंदर काम आता है। सोडियम ब्लड सर्कुलेशन में, थैलियम अगेन आपके ट्यूमर्स के अंदर, और टेक्नीशियम जो होता है ये ब्रेन ट्यूमर्स में। ये आप पढ़ सकते हो इनको, क्योंकि CSIR में मोस्टली ये चीज़ें जो हैं मैच द फॉलोइंग में आ सकती है। पोटेंशियल टारगेट होता है तो आपको ये चीज़ का आइडिया होना चाहिए। फॉस्फोरस की बात करूँ तो DNA के अंदर, जिसमें आपको जेनेटिक्स का रोल होता है जहाँ पे, क्योंकि DNA के अंदर क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। अगर आप उसको टैग कर सकते हो किसी की हेल्प से, रेडियो एक्टिविटी की हेल्प से, तो आप बता सकते हो कि ये मेरा फॉस्फर है कहाँ पे। सेलेनियम, सेलेनोसिस्टीन का नाम सुना होगा आपने। सेलेनोसिस्टीन जो होता है उसके अंदर सेलेनियम होता है। तो ये भी आपके प्रोटीन की स्टडीज़ के अंदर काम आ सकता है। स्ट्रॉन्शियम जो है अगेन बॉन्ड फॉर्मेशन में, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम जो है ये आपके ड्रग मेटाबॉलिज्म वगैरह में काम आते हैं। तो इन चीज़ों को आपको आइडिया होना चाहिए जिससे कि आप मैच द फॉलोइंग में परेशान नहीं होएं। तो ध्यान रखना, पार्ट C के अंदर जब आप CSR का पेपर देते हो तो आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस जो हैं मैच द फॉलोइंग मिलते हैं। और वो ऐसे भी होते हैं जो आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है। मान लो आपने 8th यूनिट नहीं करी है, मतलब 8th नहीं, मान लो आपने 9th यूनिट नहीं करी डाइवर्सिटी, बट फिर भी मैच द फॉलोइंग में आपको 1-2 ऑप्शंस का आंसर मिल गया और उसकी वजह से आपको पूरा आंसर मिल गया, तो आपको उसको करना चाहिए। तो इसलिए मैच द फॉलोइंग बहुत पोटेंशियल होते हैं जो स्कोरिंग होते हैं। ओके, और हमेशा मैच द फॉलोइंग बहुत सारे आते हैं, 7-8 तो मैं बता रहा हूँ आपको, इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं और 1-2 कम भी मिल सकते हैं, बट ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो जहाँ हो सके मैच द फॉलोइंग को आप टारगेट करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपना, जिसका नाम है रेडियो एक्टिव डीके। अब कोई भी रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होता है वो पड़ा पड़ा ख़राब होता है, वो कुछ न कुछ चीज़ें रिलीज़ करता है एनवायरनमेंट के अंदर जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है। तो आप सब ने ये रेडियो एक्टिव डीके जो है पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पे। 13th यूनिट में भी ये इसका एक अलग से सब यूनिट है जिसको अपन रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते हैं। तो उसका और इसका ऑलमोस्ट सेम रिलेशन है। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आपको वो यूनिट भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको समझना ज़रूरी है। तो रेडियो एक्टिव डीके में सबसे पहला है अल्फ़ा डीके। अगर मैं अल्फ़ा डीके की बात करूं, ओके, तो अल्फ़ा डीके की बात कर रहा हूं मैं। अल्फ़ा डीके के अंदर होता है कि एक अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज होता है। और व्हाट इज दिस अल्फ़ा पार्टिकल? अल्फ़ा पार्टिकल इज एनी एलिमेंट दैट हैज़ अ नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 2 एंड दैट हैज़ अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 4। तो आपको पता ही होगा, अगर मैं पीरियोडिक टेबल में देखूं तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और एटॉमिक मास 4 है? तो वो कौन सा होता है? हीलियम। ओके, तो मोस्टली अपन हीलियम के अंदर बात जब करते हैं तो अपन अल्फ़ा की बात करें, अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं इसको। तो इसका अल्फ़ा पार्टिकल का मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो कंपाउंड है उसके अंदर से एक अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ हो गया है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कार्बन 13 की, ये एक रेडियो आइसोटोप है। अगर मैं इस आइसोटोप के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करूं तो कितने हैं? 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर? कितने हैं? 7। यस। और अगर इसके अंदर मैं बोल रहा हूं कि क्या हो रहा है, अल्फा डीके, तो अब यहां पे जो भी एलिमेंट बनेगा उसका प्रोटॉन नंबर कितना होगा? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं अल्फा डीके के अंदर, ओके मैं बता देता हूं आपको,
they will be reduced by 2 and number of neutrons will be reduced by -2. ये अल्फा डीके का बेसिक कंसेप्ट होता है. ओके. ओहो, ओके. तो मैं कार्बन की बात कर रहा था. यहाँ पे मैंने बताया था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 7 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो भी 6 है. मैंने कहा था ये एक्स एलिमेंट में कन्वर्ट होगा. अल्फा डीके की मैं बात कर रहा था और मैंने ये कहा था कि इसमें से एक हीलियम एटम जिसको अपन अल्फा पार्टिकल बोलते हैं वो रिलीज होता है. तो ओवरऑल देखा जाए इसमें एक हीलियम रिलीज होने का मतलब हो गया कि लॉस ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स. लॉस ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स. तो मेरा एटॉमिक जो मेरा अल्फा पार्टिकल है वो रिलीज होगा. अब मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि इनिशियली n था मेरा 7 नंबर ऑफ. पहले प्रोटॉन्स की बात करता हूँ. प्रोटॉन्स का मेरा नंबर 6 था. अब मेरा प्रोटॉन्स का नंबर कितना हो जाएगा डीके होने के बाद में? अल्फा डीके होने के बाद में मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा? फोर हो जाएगा. ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है मतलब आपको. व्हाट अबाउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? ये कितना हो जाएगा? पाँच हो जाएगा. ओके, पक्का 5 हो जाएगा. दोबारा देख लो. ओके, ओके. तो मेरा जो एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा? 4 एंड 5 + 4 इज 9 प्लस एक हीलियम मेरा रिलीज हो जाएगा. सही है ये इक्वेशन? ओके स्मिता, ओके, जस्ट वेट, प्लीज़ वेट, प्लीज़ वेट. पहले औरों को बताओ कि ये क्लियर हो गया नहीं हुआ अल्फा डी के. व्हाट आई एम सेइंग इज, यस स्मिता, यस आई हर्ड यू. व्हाट आई एम सेइंग इज कि अल्फा डी के जो होता है आपका उसके अंदर 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स का लॉस होता है एक एलिमेंट के अंदर से. ठीक है. अब मैं मान लो कि 2 प्रोटॉन्स की बात करूं. ये मान लो मेरा एलिमेंट है 9 एंड दिस इज योर फॉर एग्जांपल 18. ये मेरा एलिमेंट है. इसके अंदर से अगर मैं 2 प्रोटॉन माइनस करूं तो ये कितना नंबर हो जाएगा मेरा? नेक्स्ट 7. और 2 न्यूट्रॉन्स भी कम करने हैं मेरे को. बट 18 क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. दैट मीन्स 2 प्रोटॉन का भी लॉस करूंगा प्लस 2 न्यूट्रॉन्स का भी लॉस करूंगा. इसमें से भी तो करूंगा 2 माइनस. तो टोटल मेरा 4 माइनस होगा इसमें से. तो इसमें से 4 माइनस का होने का मतलब हो गया 14. तो 14 मेरा मास हो जाएगा, 7 मेरा नंबर हो जाएगा. अब इसको आप देखोगे तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 7. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? वो भी 7 होंगे. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज 14, जो कि मेरा एटॉमिक मास है, जो कि कहाँ आ रहा है मेरा? यहाँ पे आ रहा है. क्लियर है इसमें? था सेम चीज़ अपन ने यहाँ पे अप्लाई करी है. आपको 2 माइनस करने हैं इसमें से और 2 न्यूट्रॉन्स भी इसमें से निकालने हैं और 2 प्रोटॉन्स भी निकालने हैं. दैट मीन्स टोटल आपको 4 इसमें से माइनस करना है. तो जब आप 4 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 9. 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 4. ये होता है अल्फा डी के. अभी अपन और डी के देखेंगे, आपको और कन्फ्यूजन होगा. तो अल्फा डी के अंदर एक हीलियम रिलीज हो जाता है. ओके, तो यही यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है कि Z इज इन डिक्रीज्ड बाय 2, जबकि A मेरा डिक्रीज होता है 4 की हेल्प से. क्लियर है दिस वन? तो ये हो गया मेरा अल्फा डी के. यह देख रहे हो आप, ये एक अल्फा रिलीज हो रहा है, अल्फा पार्टिकल. अब अपन आते हैं बीटा डी के पे. क्या देख रहे हो आप बीटा डी के में? कि देयर सम नेगेटिव चार्ज रिलीजिंग फ्रॉम इट और Z जो है मेरा इंक्रीज हो रहा है. तो बीटा डी के का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि मेरे अच्छा, ये रिलीज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस की साइज बड़ी है. द लॉजिक बिहाइंड दिस इज न्यूक्लियस इज टू बिग. न्यूक्लियस बड़ा होने की वजह से वो क्या करता है? उसमें से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकाल देता है. ये इसका लॉजिक होता है. रही बात बीटा डीके में, तो बीटा डीके में नंबर ऑफ पड़े पड़े डीके हो रहा है ना,
तो नंबर ऑफ मेरे जो न्यूट्रॉन्स हैं दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ they are getting converted into protons. पड़े पड़े उस मॉलिक्यूल के अंदर जो न्यूट्रॉन्स थे वो प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्लस वो एक नेगेटिव चार्ज रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और कुछ नेगेटिव चार्ज भी रिलीज होगा। तो प्रोटॉन्स तो क्या करेंगे, पड़े रहेंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज का क्या होगा, ये रिलीज हो जाएगा बाहर की साइड में। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जब मैं बात करूं एक बीटा डीके की, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन्स। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, अगेन कार्बन 14 मान लो आप। तो यहां पे बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है मेरे 6 हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं मेरे, yes guys, number of neutrons, basic maths, 8 है। ओके अब क्या होगा, मैं क्या बोल रहा हूं कि न्यूट्रॉन्स जो है मेरे ये प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो मेरा एक्स एलिमेंट जो होगा इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे मेरे, अच्छा पहले न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 7, प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 7, सही बात है। तो अब मेरा ओवरऑल यहां पे तो आएगा 7 और ऊपर क्या आएगा मेरा 14, मास कितना आएगा 14, राइट। तो चेंज क्या है, इसको क्या बोलूंगा मैं, नाइट्रोजन, ओके। तो चेंज क्या आया, 14 तो क्या रहा, सेम रहा। तो एटॉमिक मास जो है मेरा दैट इज ऑलमोस्ट सेम, जबकि क्या चेंज हुआ है, एटॉमिक नंबर जो है मेरा इट इंक्रीज बाय 1। तो ये होता है आपका बीटा डीके। ये क्लियर है सभी को। आप एक्स वाई जेड कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ध्यान रखना वो रेडियो आइसोटोप नहीं, इस क्लियर है, ओके। एक और बार समझा देता हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट बीटा डीके। बीटा डीके में जब किसी भी एलिमेंट का बीटा डीके होता है तो उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं उसके अंदर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं बोलूंगा, ओनली न्यूट्रॉन्स, वो कन्वर्ट होने लग जाते हैं प्रोटॉन्स के अंदर। प्रोटॉन्स इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, प्लस वो एक नेगेटिव चार्ज में भी कन्वर्ट होते हैं, जिसको आप इलेक्ट्रॉन नहीं कहोगे, हाँ, बट उसको आप बीटा पार्टिकल कह सकते हो थोड़ा बहुत। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो तो बाहर निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा एनवायरनमेंट में, जबकि जो न्यूट्रॉन्स कन्वर्ट हुए हैं प्रोटॉन्स में वो वहीं के वहीं रहेंगे। तो आपको क्या पता है कि जो न्यूक्लियस होता है दैट इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। इनिशियली न्यूट्रॉन्स का नंबर जो भी हो, प्रोटॉन्स का नंबर जो भी हो, वो मास को डिनोट करते हैं। अब आपने क्या किया, इस न्यूट्रॉन का नंबर चेंज कर दिया प्रोटॉन के अंदर, तो क्या मास में चेंज आएगा, नहीं आएगा। क्यों, मान लो इनिशियली 7 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है, अब आपने इसका नंबर कर दिया 6 और इसका नंबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो कोई चेंज आएगा। 8 + 6 इज 14 एंड 7 + 7 इज ऑल्सो 14। सो मास कांस्टेंट रहेगा बीटा डीके में। तो मैंने जो एग्जांपल दिया था आपको उसके अंदर मैंने बताया कि यहाँ पे प्रोटॉन्स 6 हैं और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 8 हैं। तो जब आपका एलिमेंट बनेगा तो उसमें प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 7 और न्यूट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे 7। तो दैट मीन्स मास आपका एकदम सेम है। क्या चीज़ चेंज हुई है, वो हुई है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि इंक्रीज्ड बाय 1। इज इट क्लियर नाउ सभी को? यस गाइस, प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके, क्रिस्टल क्लियर है ये बातें? बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ें काम आती हैं बहुत ज़्यादा। यस, ओके। अब करते हैं अपन नेक्स्ट बात जिसका नाम है गामा डीके। गामा डीके में क्या होता है, कुछ चेंज नहीं होता है, एवरीथिंग इज अनचेंज्ड एंड कुछ गामा रेज रिलीज होती हैं, तो इसलिए इसको पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कोई ऐसे अंदर चेंज नहीं होता है चीज़ों का,
रही बात पॉजिट्रॉन एमिशन की, तो आप इसमें नोटिस करोगे तो इट इज़ एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ बीटा डीके। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज बाय 1, दैट मीन्स यहाँ पे प्रोटॉन्स जो हैं वो पड़े पड़े किस में कन्वर्ट होंगे, न्यूट्रॉन्स के अंदर। तो ऑब्वियसली जब प्रोटॉन चला जाएगा तो z मेरा डिक्रीज हो जाएगा 1 से, बट मेरा मास अनचेंज रहेगा, ये भी चीज़ ध्यान रखना, सेम जो यहाँ पे अपन ने देखा था। समझ में आ रहा है, या एग्जाम्पल चाहिए इसका भी? सेम चीज़ है, अब आप अपना दिमाग लगाओ। ओके चलो मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, कार्बन का ही ले रहा हूँ मैं, 14 का ही ले रहा हूँ मैं, अंडरस्टूड? ओके तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पॉजिट्रॉन इमिशन की। तो पॉजिट्रॉन इमिशन में अगेन आपका जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन है मेरे 6, न्यूट्रॉन है मेरे 8, तो आपका एक्स एलिमेंट में कन्वर्ट होगा, तो प्रोटॉन मेरा हो जाएगा इसमें कन्वर्ट। ओके प्रोटॉन मेरा हो जाएगा इसमें कन्वर्ट, तो प्रोटॉन मेरा हो जाएगा 5 और न्यूट्रॉन्स मेरे कितने हो जाएंगे, 9। तो ये सेम रहेगा 14 और ये कितना हो जाएगा अब मेरा 5। ये मेरा बोरोन का एग्जांपल है, बोरोन का 14 आइसोटोप है ये। तो ये चीज़ है जिसमें आपका मास नंबर ऑलमोस्ट सेम रहेगा, चेंज होगा इसमें, बट वो किसमें होगा, डिक्रीज बाय 1। सो दैट इज़ योर पॉजिट्रॉन इमिशन। ओके ध्यान देना, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रिलीज होगा, यहाँ पे क्या हुआ था, नेगेटिव हुआ था, क्योंकि कोई भी चीज़ जब डीके होती है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में डीके होती है। तो यहाँ पे किसमें, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डीके हो रहा है तो वो न्यूट्रल में भी कन्वर्ट होगा, जीरो में भी कन्वर्ट होगा और नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी कन्वर्ट होगा। एग्जाम्पल ऑफ गामा डीके गामा डीके का कोई एग्जाम्पल नहीं है गाइस, मतलब क्योंकि इसमें कुछ चेंज होता नहीं है, बस कुछ रेडियो वेव्स निकलती हैं जिसको अपन गामा वे पढ़ा है आपने, गामा रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर गामा रेज जहाँ पे आती हैं वो रिलीज होती हैं जस्ट बिकॉज वहाँ पे आपने लाइट स्ट्राइक करी थी और लाइट की वजह से उसमें से कुछ रेज निकल रही हैं। देयर इज़ नो चेंज इन द एटॉमिक मास और एटॉमिक। तो कोई भी एग्जांपल ले लो आप, कार्बन ले लो, कार्बन 12 6, कार्बन 12 6, क्या हुआ, बस गामा रेज निकल गई है यहाँ से। एंड लास्ट इज योर इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, इट इज़ जस्ट सेम ऑफ योर पॉजिट्रॉन एमिशन। इसमें एक और चीज़ निकलती है, वो होती है एक्स रेज। तो एक्स रेज निकलते हैं, जेड मेरा डिक्रीज होता है, मास मेरा अनचेंज रहता है, सेम जो यहाँ पे हो रहा है। ओके सो दिस इज योर रेडियो एक्टिव डीके। ये एक बेसिक आउटलाइन है रेडियो एक्टिव की। यस नथिंग विल बी चेंज, मास चेंज नहीं होगा, यस नथिंग विल बी चेंज इन दी गामा डीके, बट इलेक्ट्रॉन कैप्चर की बता रहा हूँ मैं, उसमें मास अनचेंज रहेगा और मेरा जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया आपका रेडियो एक्टिव डीके। क्लियर है सबको? यस ओके। तो कैसी लग रही है क्लासेस वगैरह? मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा? ओके इंटरेस्टिंग। ओके तो देखो, आप लोग काफ़ी जगह से पढ़ के आए हो, बहुत सारी कोचिंग्स आपने करी होंगी, पर हमारा लेवल ये है, यहाँ से हम शुरू करते हैं और इसी स्पीड से हम निकलते हैं, और हम ध्यान रखते हैं आप लोगों का कि आप लोग प्रोग्रेस कर रहे हो या नहीं। ओके क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर है तो ठीक है, वरना दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है तो मैं आज की क्लास यहीं एंड करूँगा गाइस। ओके आज की क्लास में यहीं एंड करूँगा ये वाली, क्योंकि आज अपन ने इंट्रोडक्शन के हिसाब से इसको ली थी, कल से अपन फुल फ्लेज में स्टार्ट हो जाएंगे और अपन नेक्स्ट क्लास आज 9 बजे है इकोलॉजी की, ध्यान रखना इकोलॉजी की क्लास है 9 बजे, उसको अपन फुल फ्लेज में करेंगे। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन, सेम 1.5 आवर्स, 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक है, इकोलॉजी की क्लास है। आना, अपन 2 यूनिट्स कंटिन्यूसली साइड बाय साइड करेंगे साइमल्टेनियसली, जिससे कि आपका सिलेबस जल्दी हो। और दूसरी चीज़, आपके पास में भी वैरायटी होनी चाहिए। ओके आपके पास में भी वैरायटी होनी चाहिए, जिससे कि आप एक ही चीज़ पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, आप 2 चीज़ें पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा। इसलिए साथ साथ सिलेबस भी हो जाएगा
और सब चीज़ें हो जाएंगी। तो ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप यहाँ पे बात कर सकते हैं जिसको भी नंबर चाहिए था। बलराम आपको चाहिए था, ओके। बुक्स फॉर इकोलॉजी अपन उस क्लास में बताएंगे, ओके। इकोलॉजी की बातें इकोलॉजी की क्लास में, बायोकेमिस्ट्री की बातें बायोकेमिस्ट्री क्लास में। यस, दिस इज़ योर रूटीन, 4 से 5:30 और 9 से 10:30 फिक्स है। 50 दिन यही चलेगा। अगर आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर आप मिस कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग्स देखा करो। मेरी नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपको क्लास देख के आनी है। अगर आप रिकॉर्डिंग्स ले रहे हो तो देखो, सीधी सी बात है, मैं बता दूँ आपको 1499 का पेमेंट करना पड़ेगा। उसमें आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी, जैसे मैं अभी अपलोड करूँगा ये वाली। अगर आप रिकॉर्डिंग्स नहीं ले रहे हो, सिर्फ लाइव पे डिपेंडेंट हो, तो फिर उसमें देखो मेरी गारंटी नहीं है, आपकी कभी क्लास मिस हो जाए, कनेक्शन एरर आ जाए, तो आप वो चीज़ करो। तो आप कभी भी पेमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन से आपको लाइव रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सारी मिल जाएगी। देखो नोट्स नहीं दिए जाएंगे, ये 1500 कोई अमाउंट नहीं है नोट्स की। 1500 आप सबको पता है, ये आप सब कोचिंग्स में जा चुके हैं, आप सब ने अलग अलग जगह पैसा दिया है। कभी भी आपने देखा है कि 1500 में कोई आपको पूरा सिलेबस करा रहा है? कहीं नहीं देखा होगा। ये तो कुछ नहीं है। मैंने जनवरी वाला जो बैच है वो 999 में दिया है, पूरा बैच। कब से? जनवरी से लेके अगस्त तक सारा सिलेबस कराया है, टाइमली टेस्ट लिए हैं, टाइमली डिस्कशन किया है। तो यहाँ पैसों की बात नहीं है। पैसे सिर्फ मैं इसलिए ले रहा हूँ जिससे कि ऐप वगैरह आराम से चल सके, ओके। कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये हैं मेरी, आप यहाँ पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये नंबर नोट कर लीजिए, 7014971473, ओके। व्हाट्सएप कर देना। अगर आपके पास में कुछ नहीं है तो आप गूगल करना बायोलिंगुअल CSIR, आपको सब मिल जाएगा। और रही बात, अगर आप किसी ग्रुप में नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पे हम कंटिन्यूसली डिस्कशन करते रहेंगे। आप भी इस क्लास के बाद में सब लोग व्हाट्सएप पे मेरे को फीडबैक देना, कैसा रहा क्या रहा, जिससे कि जो लोग नहीं आए थे उनको भी पता लगे कि उन्होंने कुछ मिस कर दिया है, ओके। यस, मेरे साथ काफ़ी पुराने स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे पिछले बैच के हैं, आप उन सब से भी पूछ सकते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहा है उनको। हमेशा एंजॉय करते हैं हम क्लासेस को, मज़े भी करते हैं, ज्ञान भी बहुत मिलता है, लाइफ टिप्स। सिर्फ पढ़ने नहीं आए हो आप यहाँ पे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप, आप इस पर मेरे को मैसेज करना व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी t.me/thecenturybatch मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे, ओके। सो t.me/thecenturybatch ये टेलीग्राम का ग्रुप है, बट आई प्रेफर व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप एक लेजिट है और मैं वहीं पे ही मोस्टली रहता हूँ। तो आप वहाँ पे कोई डाउट वगैरह हो पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, मैं उसको देखता ज़रूर हूँ, तो आप वो चीज़ देख लेना, ओके, अपने हिसाब से। ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, इस पर मैसेज कर सकते हो, 7014971473, ओके। ओके, सो सी यू गाइस टुडे एट 9 PM। रात को 9 बजे मिलते हैं अपन। थैंक यू वेरी मच गाइस, टिल देन टेक केयर।